कभी कभी इंसान इतना अकेला हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है वह क्या करे और क्या ना करे। छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी और फिर शादी के कुछ सालों बाद ही मैं विधवा हो गई। पति की मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मायके गई तो वहां पर भी कोई सहारा नहीं मिला। माँ पापा तो थे नहीं और भैया भाभी ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। अकेलापन मुझे इस कदर खल रही थी कि मैंने मजबूरी में वह गलती कर दी जिसके बारे में सोचकर भी मेरा दिल दहल उठता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं इस हद तक नीचे गिर चुकी थी। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे खुद भी ये नहीं पता था यह बच्चा किसका है। अस्पताल जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया था, लेकिन मैं इस कदर टूट चुकी थी। मेरी जीने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, ना ही इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी अपना था। और अब मैं अपने इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी और इसी वजह से मैं बर्फीली नदी में कूद गई थी। ठंडा ठंडा पानी में हाथ पांव मारते मारते मेरा बदन सुन्न पड़ गया था। मैं बेहोश होने लगी थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थी कि उसी वक्त एक आदमी ने मुझे झट से पकड़ा और फिर नदी किनारे ले आया। ठंड के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वो मुझे उठाकर अपनी कार में ले आया और अपने हाथों से मेरे गीले कपड़ों को उतार कर अपने जिस्म की गर्मी से मुझे गर्मी देने लगा। लेकिन उस कमजोर पल में वो मुझे अपने शरीर की गर्मी देते देते मेरे बहुत ही करीब आ गया। और फिर मेरा नाम अर्पिता है और मैं 22 साल की हूँ। पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेले रह गई थी और तन्हाई में किसी तरह दिन काट रही थी। समझ में नहीं आ रहा था अब जीवन कैसे कटेगी। मेरे हर रात दर्द से गुजरने लगी थी। मेरा कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे मैं आगे की जिंदगी काट सकती थी। मायके में भी मेरा कोई अपना नहीं था, बस एक भैया भाभी थे जो कि मुझे बोझ समझते थे और किसी न किसी तरह से मेरा शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। जब मैं सिर्फ 18 साल की थी उसी वक्त से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। मेरी भाभी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊं। वो तो यह भी चाहती थी कि कोई लड़का मजबूरी में मुझसे शादी कर ले और दहेज का पैसा बच जाए। फिर उन्होंने मुझसे दोगुनी उम्र के लड़के से जो तलाकशुदा था और शादी की लड़की ढूंढ रहा था उससे मेरी शादी करवा दी। मेरे पति उमेश 36 साल के थे और उनकी पहली पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी। ससुराल में मेरे सास देवर और देवरानी रहते थे। देवरानी का एक बेटा भी था, लेकिन शादी के 2 साल हो जाने के बाद भी अभी तक मैं मां नहीं बन पाई थी। मेरी सास देवरानी सभी मुझे ताना दिया करती थी और मैं बस उन सभी की बातों को सुन सुनकर रोते रहती थी। मैं देखने में काफी खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन मेरी इस खूबसूरती का क्या फायदा जब मैं मां ही नहीं बन पा रही थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तब शादी के कुछ दिनों तक मैंने अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। मैं बहाना बनाया करती थी, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे वैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह। आप मुझे अभी हाथ ना लगाएं। फिर मेरे पति ने किसी तरीके से अपने आप पर काबू पाया, लेकिन फिर 45 दिन के बाद मेरे पति मेरे करीब आ गए और आखिरकार मुझे मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। मेरे पति बहुत ही गुस्से वाले थे, लेकिन नए नए में मेरा ध्यान भी बहुत ही रखते थे। फिर शादी के 2 साल तो सब कुछ ठीक चला, पर मुझे जब बच्चा नहीं हो पाया तो मेरी सास और देवरानी इस बात पे मुझे ताना देने लगे और कहने लगे कि जरूर तुम में कोई खोट है, इस कारण से तुम अभी तक मां नहीं बनी हो। मैं बहुत ही उदास रहने लगी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं पति से कहती थी चलो डॉक्टर के पास चलकर टेस्ट करवाते हैं, तो वो जाने को तैयार नहीं होते थे। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पड़ोस की एक औरत ने बताया तुम्हारे पति की पहली पत्नी ने इसी वजह से इसे छोड़ दिया था। इसी बात से मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे सच्चाई मालूम चल चुकी थी कि खोट मुझ में नहीं बल्कि मेरे पति में थी। मेरा पति नामर्द था और इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं मैके भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए यहाँ वापस मत आना। मैं अब घुट घुट कर जी रही थी और फिर अचानक एक दिन मेरे पति रात में जो सोए सुबह वो उठे ही नहीं। हमने उन्हें उठाने की बहुत ही कोशिश की, डॉक्टर बुलाया गया
तो टेस्ट करके पता चला कि रात को ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और नींद में ही वो चल बसे। जो भी था जैसा भी था, मेरा पति था। पर अब तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। मेरी हर रात तन्हाई में गुजरने लगी थी। हर रात मुझे काटने को दौड़ती थी। मेरी जवानी मुझे तंग करती थी और मैं यही सोचती थी मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। अब मेरी देवरानी कहने लगी थी, जब पति चले गए तो आप यहाँ रखकर क्या करोगे? अपने मैके चली जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उधर मेरी सास भी बार बार मुझे एक ही बात कह रही थी, जब तो पति को ही खा गई फिर यहाँ पर रहकर क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से। तो एक बच्चे तक को जन्म न दे सके, यहाँ पर किस हक से रह रही हो? उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी किस्मत में तो सिर्फ दुख ही दुख लिखा था। और फिर एक दिन उन लोगों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मजबूरन में मैं अपने भैया भाभी के पास वापस आई, पर मेरे भैया भाभी ने साफ कह दिया, जाकर अपने ससुराल में रहो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैंने कहा, भैया उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी जिम्मेदारी उठाने से साफ मना कर दिया है। अब मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। अगर आप भी मुझे नहीं रखोगे मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी बहन हूँ और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भैया ने कहा, देखो अब मेरी अपनी जिंदगी है, तुम अपना खुद देख लो। कहकर उन्होंने मेरा हाथ में कुछ पैसे थमा दिया और कहा, कहीं काम ढूंढकर अपना कुछ बंदोबस्त कर लो। और अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं बेकार हूँ और इसी वजह से कोई मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। अब मैं यूं ही मारी मारी सड़क में भटकने लगी थी। तभी एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे कहने लगा, यूं सामान लेकर तुम इधर उधर कहाँ घूम रही हो? मैंने कहा, साहब मैं कोई काम ढूंढ रही हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर को संभाल लेना, तुम्हारे खाने और रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। वह अनजाना मर्द यही कोई 25 साल का होगा। इस उम्र में तो लोग गलत काम करते हैं, कहीं मुझ अकेली औरत के साथ कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे। मैं यही सोच रही थी और डर रही थी, पर यूं भटक कर रास्ते में मैं अपनी जिंदगी भी तो नहीं गुजार सकती थी। तो मैंने उनके साथ चलने का फैसला ले लिया। मैंने सोचा कि चलकर देखती हूँ, इसमें बुरा और क्या होगा। जिस हाल में मैं अभी हूँ, वह मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया था। घर आने के बाद उसने मुझे खाने को कुछ दिया और फिर कुछ रंगीन कपड़े लाकर दिए और कहा, ये कपड़े पहन लो। मैंने कहा, साहब पर मैं विधवा हूँ, मैं ऐसे रंगीन कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? उसने कहा, अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी, फिर सोचा, यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। तो उसके दिए कपड़े मैंने पहन लिए। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो क्या? मैंने कहा, मैं इंटर तक पढ़ी हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में काम दिला दूंगा, फिलहाल तुम मेरे घर पर ही रुक जाना और जब तुम्हें तनख्वाह मिल जाए तुम अपने रहने का इंतजाम कर लेना। यही बात दोनों में तय हुई थी। उसका नाम राहुल था। उसने रहने के लिए मुझे कमरा दे दिया और फिर मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर गया। पहले दिन ऑफिस जाने में मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि ना जाने मुझे क्या काम देगा। कुछ देर तो मैं ऑफिस में यूं ही बस बैठी रही। फिर थोड़ी देर के बाद राहुल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, जब मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है सर। शुरुआत में तो मैं उनके काम को समझने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता सब काम कुछ दिनों में ही सीख गई। अब सब ठीक चल रहा था, लेकिन परेशानी तब सामने आई जब मुझे राहुल की नीयत पर शक होने लगा, क्योंकि अब वह जिस नजरों से मुझे देखता था मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। वह हर वक्त मेरे जिस्म को निहारते रहता था। अब मुझे सब समझ में आ रहा था कि उसकी निगाहें कहाँ पर है, पर मैं उसे कुछ ना कहती, क्योंकि उसने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया था, अपने घर में रहने की जगह दी थी और तो और अपने ऑफिस में मुझे काम पर रखा था। अगर उस दिन राहुल ने मुझे सहारा ना दिया होता, न जाने मेरे साथ क्या हो गया होता और मैं अभी कहाँ पर होती, क्योंकि मैं एक जवान और विधवा औरत थी और जमाने भर की पूरी नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी। इसलिए जब राहुल मुझे उस नजर से देखता, मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरे अंदर भी एक आग लग जाती थी। मेरे अकेलेपन की जिंदगी में बाहर बनकर आया था
वो न सिर्फ ऑफिस में मेरे साथ रहते बल्कि मुझे अपने साथ ऑफिस में ले जाते थे और साथ में वापस भी लेकर आते थे। मैं फिलहाल उन्हीं के घर पर ठहरी हुई थी। मैंने उनके घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब मैं न सिर्फ ऑफिस का काम बल्कि मैं घर पर भी खाना बना दिया करती थी। और जब मैं खाना बनाती तो वह किचन में चला आता और मेरे एकदम करीब आकर पूछने लगता, क्या बना रही हो? और उनकी इस हरकत से मैं काफी घबरा जाती और कहती, सर आप मुझे हमेशा क्यों डरा देते हो? मेरी इस बात पर वह हंसने लगता और कहने लगता, तुम्हें अपने डर को जीतना पड़ेगा। इसी तरीके का हंसी मजाक हमारे बीच में चलता रहता था। पता नहीं और फिर कब मुझे राहुल से प्यार हो गया, मैं खुद ना समझ पाई। राहुल मेरे साथ हर वक्त इज्जत से पेश आते और कभी भी मेरी बदन को छूने की कोशिश न करता, लेकिन उनके अंदर की लालसा को मैं अच्छे से समझ रही थी। उसने कभी भी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी और इसी बात के कारण मैं उसकी बहुत ही इज्जत करती थी। और फिर देखते देखते इसी तरह 1 महीना बीत गया और पता भी नहीं चला। आज मुझे कंपनी की तरफ से सैलरी भी मिल गई थी। मुझे राहुल के घर रहते 1 महीना हो चुका था, तो आज घर आते ही मैंने राहुल को कह दिया, अब मुझे कंपनी की तरफ से सैलरी मिल चुकी है, तो सोच रही हूँ कि अपना बजट के हिसाब से मकान खोज लूं। मेरी बात सुनकर राहुल कहने लगा, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे परेशानी हो रही है? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिल पाती होगी, आखिर तुम्हारी भी तो अपनी कोई लाइफ है। उसने कहा, तुम्हारे आने से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है और तुम्हारी बातों में मैं हमेशा खो जाता हूँ। तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ गई थी, फिर उसे हाँ कह दिया, क्योंकि मैं मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी और इसी चाहत के चक्कर में मैं इस कदर बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं था। राहुल के लिए मेरी मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने मुझे इस कदर संभाल लिया था कि मैं उस पर आंखें बंद के भरोसा करने लगी थी। मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का वो बहुत ही ध्यान रखता था। एक दिन मैंने कहा, राहुल तुमने बहुत ही बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया और जिस कदर तुमने मुझे संभाला है मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। उसने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही रहो, बिल्कुल चुलबुली और बिंदास। उसकी इस तरह की रोमांटिक बातें सुनकर मैं उसकी बातों में खो जाती थी। एक दिन छुट्टी के वक्त हम दोनों कार से घर वापस आ रहे थे। बरसात का मौसम था और बहुत तेज बादल गरज रहे थे। फिर अचानक इतनी जोर से बारिश होने लगी, हर तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद नजर आ रहा था। किसी तरह कार से उतरकर मैं घर के अंदर आने लगी। उसी वक्त बारिश की बूंदे मेरे ऊपर गिरी और उस बारिश की बूंदे के स्पर्श से मेरा मन बहकने लगा, मेरा तन प्यार पाने के लिए मचलने लगा। फिर मैं एकदम से वहीं पर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि मैं कितनी तन्हा हूँ, पति के खोने के बाद किस तरह प्यार के लिए तड़प रही हूँ। मेरे पति जैसे भी थे, मेरी जिंदगी का सहारा थे और अब इतनी बड़ी दुनिया में मेरे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है। यह सब सोचकर ही मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बारिश की बूंदे मेरे मन को भी शांत करने लगी। मैं खड़ी खड़ी भीग रही थी, तब राहुल गाड़ी पर से उतरकर मेरे पास आ गया और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा होकर मेरे जिस्म को निहारने लगा और फिर अचानक उसने मेरे कमर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, तुम कितनी खूबसूरत हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हारा दीवाना बन गया था। सफेद साड़ी में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें रंगीन कपड़ा पहनने को कहता हूँ। कहकर वह मुझसे चिपक गया और मुझे अपनी आगोश में भर लिया। फिर मेरी गर्दन को हल्के हल्के से चूमने लगा। उस बरसाती मौसम में घर के सामने खड़े खड़े मुझसे प्यार करने लगा था। उसका ऐसे करने से मेरे जिस्म भी आग लग चुकी थी और मैं हर हाल में अपने आप को ठंडा करना चाहती थी। राहुल की बाहों में मुझे बहुत ही ठंडक मिल रही थी। फिर हम दोनों उस पल में इस कदर बह गए कि अब हम एक दूसरे से अलग ही नहीं रह पा रहे थे। तभी राहुल ने कहा कि मैं अकेला बहुत दिनों से तड़प रहा हूँ, आज मेरी इस तड़प को मिटा दो। मैंने कहा, मैं भी कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, आज हम दोनों इस दूरियों को मिटा देते हैं। मैं तो राहुल से प्यार करती थी, एक सच्चा प्यार
या फिर वह मेरा अकेलापन था, कह नहीं सकती। बिना मर्द की जिंदगी जीना भी मुश्किल था। मुझे किसी का सहारा चाहिए था, जिसका हाथ मेरे सर के ऊपर हो, जो मेरी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रखे, अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अब उस पल में बिल्कुल ही टूट गई थी। पूरी रात राहुल मुझसे प्यार करता रहा और मेरे जिस्म की प्यास को बुझाता रहा। मैं तो अंदर ही अंदर बिल्कुल खिल उठी थी। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि मैंने राहुल पर बहुत ही भरोसा किया था और अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। परंतु अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। उस रात के बाद राहुल को अब जब भी मेरी जरूरत होती, वह मुझसे पूरा कर लेता था। और जब भी मैं उससे शादी की बात करती, वह इस बात को टाल जाता और हर वक्त कोई न कोई बहाना अवश्य बना लेता था। लेकिन मुझसे प्यार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी, कभी न कभी राहुल मेरा साथ जरूर देगा। इसलिए मैं भी उसकी हर जरूरत को पूरा करने लगी थी और उसे अक्सर शादी की बात भी छेड़ देती थी। लेकिन वह बहुत ही चालाकी से शादी की बात को टाल जाता था। ऐसे 3 महीने बीत गए। एक दिन राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आया। मुझे लगा शायद वह अपने दोस्त को मुझसे मिलवाना चाहते हो, क्योंकि हम दोनों एक रिश्ते में बन चुके थे। जाहिर सी बात थी, वह अपने सारे दोस्त को मुझसे मिलवाएगा ही। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी राहुल आया और कहने लगा, मेरे दोस्त आए हुए हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं बहुत ही खुश हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उसके तीनों दोस्त कमरे में अंदर आ गए। फिर राहुल मुझसे कहने लगा, आज हम सभी दोस्त एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ मजा करेंगे, देखना बहुत ही मजा आएगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, राहुल ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो और तुम किस मजे की बात कर रहे हो? आखिर तुम सारे दोस्त लोग मिलकर मेरे साथ क्या करने वाले हो? उसने कहा, वही जो हम दोनों रोज करते हैं, लेकिन अब जब हम सब साथ में मिलकर करेंगे और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने राहुल के दोस्त को कहा, देखो मैं और राहुल रिलेशन में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। मेरी बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है राहुल कभी भी तुमसे शादी करेगा? तुमने अपना स्टेटस देखा है? राहुल कितना ही अमीर लड़का है और वह कोई अमीर लड़की से ही शादी करेगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वह तीनों मुझसे जबरदस्ती प्यार करने लगा और अपनी जरूरत को मिटाने लगा। मैं जानती थी कि राहुल के अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी वह लोग जो चाहते थे वह मैं नहीं कर सकती थी। इसलिए अब मैं जल्द से जल्द कमरे से बाहर निकलने लगी थी, पर उन सभी ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और फिर सारी रात जो मेरे साथ किया उससे मेरी आत्मा तक मर चुकी थी। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, परंतु किसी को मुझ पर दया नहीं आई और बारी बारी से एक एक करके सभी ने मेरे साथ अपनी हवस मिटाई। मैं बार बार मिन्नतें कर रही थी, परंतु वह नहीं रुका और फिर अपनी अपनी मनमानियां करने के बाद मुझे बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर सभी के सभी कमरे से बाहर निकल गया। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, मुझे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। 2-3 दिनों तक मैं यूं ही बिस्तर पर बीमार पड़ी रही। उस हालत में भी राहुल का जब भी मन होता मेरे पास आता और अपनी जरूरत मिटाकर वापस चला जाता। मैंने राहुल को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक दरिंदा था। उसके अंदर सिर्फ हवस भरा था। उसे मेरी दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसके हाथ का खिलौना बन चुकी थी। अब मैं हर वक्त रोते रहती थी। किसी तरह से मैं वहां पर काम कर रही थी, परंतु मैं इस कैद से जल्द आजाद होना चाहती थी कि तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने राहुल से बात कही। उसने कहा, क्या बच्चा? न जाने किसका है, जाकर गिरा आओ। मैं अब उस इंसान से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती थी। मैं नर्सिंग होम चली गई और वह बच्चा गिरा दिया। अब मैं वापस राहुल के पास नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे पास रहने के लिए अब कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। वैसे भी मेरे अंदर अब
जीने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। यह जिंदगी मुझे पहाड़ से भारी लगने लगी थी। इसलिए अब मैंने मन ही मन में निश्चय किया, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। यह सब सोचते हुए बस पे बैठी और दूर पहाड़ों की ओर चली गई। बस से काफी दूर जाने के बाद अब मैं बर्फीली नदी के किनारे घूम रही थी। मैंने सोचा अब मैं इस बर्फीली नदी में ही कूदकर अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि मैं अपना बोझ उठाने के काबिल भी ना थी। यह सोचकर मैं उस नदी में कूद गई और फिर मैं डूबने लगी थी और हाथ पैर मारने लगी थी। पानी बर्फीली और बहुत ही ठंडी थी। मेरा हाथ पैर सुन्न पड़ने लगा था। तभी एक अनजाना आदमी अचानक से नदी में कूद गया और मुझे वहां से निकालकर नदी के किनारे पर ले आया। पहले उसने मेरे पेट दबाकर मेरे अंदर से पानी को निकाला। जैसे मेरे पेट से पानी निकला मैं खांसने लगी। अब इस बार उसने मुझे अपने पीठ पर उठा लिया और अपने कार के पास चला आया। इलाका बिल्कुल सुनसान था और आसपास कोई भी नहीं था। उसने मेरे गीले कपड़े को मेरे तन से जुदा कर दिया। मुझे बचाने के चक्कर में उसके भी कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। अब उसने भी अपना कपड़ा उतार फेंका और फिर मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर लेकर गया। मैं पूरी तरीके से ठंड से कांप रही थी। वह मुझे गर्म करने के लिए मेरे हाथ पांव को अपने हाथों से रगड़ने लगा, पर मैं तो बस कांपे जा रही थी और मेरा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मेरी आंखें बंद हुए जा रही थी कि तभी अचानक वह मेरे ऊपर चढ़ गया और फिर मेरे जिस्म को अपने जिस्म की गर्मी देने लगा। लेकिन यह शायद वह पल था जिसमें वह खुद को संभाल न सका और फिर न जाने उसके दिल में क्या था, लेकिन मैं तो कोई हरकत भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ही खराब थी। मैं तो अपनी जान देने के लिए उस पानी में कूदी थी, लेकिन उस अनजान आदमी ने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वह मुझे यहाँ वहां चूमने लगा था, अपने शरीर की गर्मी देने लगा था और जोर जोर से कहने लगा था कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। और फिर वह मेरे अंदर समा गया। काफी देर बाद मेरे जिस्म में गर्मी आई थी और मेरा शरीर हरकत करने लगा था। नहीं तो कुछ देर पहले तो मैं पूरी तरह से ठंड पड़ चुकी थी। जब मेरे शरीर में हरकत होने लगी तब तो अपनी कार से निकलकर मुझे कपड़े पहनने को दिया और खुद भी कपड़े पहनकर फिर मुझे वहां से अपने घर पर लेकर आ गया था। और अब मुझे डांटने लगा और पूछने लगा, तुमने नदी में छलांग क्यों लगाई? आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी थी? तुम क्यों खुदकुशी कर रही थी? वह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। फिर मैंने कहा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। उसने कहा, तुम जैसे लड़कियों की यही समस्या है, छोटी छोटी बातों में जान देने चली आती हो। मैंने कहा, छोटी वजह नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचा है और मेरी जिंदगी में जो दर्दनाक हादसा हुआ था मैंने उसे सब बता दिया और फिर मैं रोने लगी। मैंने उसे कहा, आपने मेरी जिंदगी क्यों बचाई? उसने कहा, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी इंसान को हौसला रखना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे ना रहकर हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर जीने का हौसला रखना चाहिए। फिर उस आदमी ने कहा, मैं एक होटल चलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो और अपने बलबूते पर जीने का हौसला रख सकती हो। मैंने उसकी बात मान ली और अपने उसके साथ काम करने लगी थी। एक दिन उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ वह सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा हाथ जीवन भर के लिए थाम सकता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को सुख दुख के साथी बन सकते हैं। मेरी पत्नी गुजर चुकी है और मेरी एक 2 साल की बेटी है जिसे माँ के प्यार की जरूरत है। अगर तुम उसे माँ का प्यार दे सको तो उस बेचारी की जिंदगी भी संवर जाएगी। मेरे साथ जो कुछ भी हादसा हुआ उस सभी के बारे में जानने के बाद भी वह आदमी मुझसे शादी करने को तैयार था। मैंने अपनी जिंदगी की कोई भी बात उससे नहीं छुपाई थी। जब वह इस हाल में भी मुझे स्वीकार कर सकता था, मैं उसकी बेटी को क्यों नहीं अपना सकती थी? मैं उसे शादी के लिए तैयार हो गई और उसे और उसकी बेटी को अच्छे से संभाल लिया। अब मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। पहाड़ में मिला एक अनजान आदमी आखिरकार मेरी मंजिल थी और बाकी सारे सफर के बस मुसाफिर थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।